हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस को बताने जा रहा हूँ। मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है फ्यूचर टेंस के ऊपर। तो वन सेकेंड, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश गुरु। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर टेंस को डिफाइन कर देता हूँ, जो कि है फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर सच एक्शन बिजनेस विच विल हैपन नॉर्मली इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य या व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा। जैसे ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। इस सेंटेंस में कार्य का भविष्य में समान रूप से होगा का भाव आ रहा है। अब मैं फ्यूचर टेंस के चारों भाग को बताऊंगा। चारों भाग कुछ ये हैं। पहला है सिंपल फ्यूचर, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये रहा फ्यूचर टेंस का चारों भाग। तो सबसे पहले हम पहले वाले भाग को यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन होगा, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शन दैट विल हैपन नॉर्मली इन द फ्यूचर। मतलब इस टेंस का प्रयोग कोई भी कार्य भविष्य में समान रूप से होगा, यही क्या बतलाता है ये। अब हम जानेंगे, इसे हम पहचानेंगे कैसे, किसी भी हिंदी वाक्य को देखकर। तो अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन को समझ लेते हैं। जब किसी हिंदी वाक्यों की क्रिया का अंत गा, गे, गी से हो तो वर्ब यानी क्रिया सिंपल फ्यूचर टेंस में रहता है। जैसे वह खेलेगा, यहाँ पे क्रिया कौन है तो खेलना, और अंत किससे हो रहा है क्रिया का अंत तो गा से। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सीता पढ़ेगी, यहाँ पे क्रिया कौन है पढ़ना, और इस क्रिया का अंत किससे हो रहा है गी से। तीसरा एग्जाम्पल है वे काम करेंगे, इसमें करना क्या है क्रिया है, और क्रिया का अंत किससे हो रहा है गे से। तो इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद के लिए हम स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस जो होगा वो है एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक। अब आप कहाँ और कब शैल या विल का प्रयोग करेंगे, इसे आप इस टेबल से समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है आई के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, इसलिए होता है आई शैल गो। फर्स्ट पर्सन के प्लुरल के साथ यानी कि वी के साथ क्या होगा तो वी शैल गो। उसके बाद है सेकंड पर्सन यानी कि यू इसका सिंगुलर और प्लुरल दोनों सेम होता है, इसलिए इसके साथ यू विल प्ले यानी कि विल का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट, राम, इसके साथ भी हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन के प्लुरल के साथ भी यानी कि दे और द बॉयज, इन सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो मतलब सीधा है कि आई और बी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अवश्य खेलूंगा, यहाँ पे क्या है इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि दृढ़ निश्चय का भाव आ रहा है। मैं अवश्य खेलूंगा मतलब खेलूंगा, ये दृढ़ निश्चय है, तो इसलिए यहाँ ई के साथ विल का प्रयोग होगा। मतलब जिस सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता था उसके साथ विल का प्रयोग होगा, और जिस सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता था उसके साथ शैल का प्रयोग होगा, लेकिन सिर्फ दृढ़ निश्चय का भाव सेंटेंस में आने पर। अब दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद शैल या विल। शैल और विल का चूज हम कैसे करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग शैल और विल का डिसाइड कर लेंगे, जो मैंने आपको टेबल में समझा भी दिया था कि किसके साथ किस सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करना और किस सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना है। और ठीक इसके बाद हम लोग नॉट को रख देंगे ताकि सेंटेंस निगेटिव बन जाए। उसके बाद वर्ब वन V1 फॉर्म रहेगा और प्लस अदर वर्ड।
जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे आई सेल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है यू विल नॉट गो, तुम नहीं खेलोगे। अब तीसरा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए इसके दो भाग होते हैं। पहला यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सैल या विल को रखेंगे प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सैल या विल को डिसाइड कर लेंगे। और उसके बाद यदि नॉट का केस हो तो सब्जेक्ट के ठीक बाद ही हम लोग नॉट को रख देंगे, तब प्लस V1 प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे शैल वी प्ले क्रिकेट, यहाँ मैंने वी सब्जेक्ट है और वी के अकॉर्डिंग मैंने शैल का प्रयोग किया है। इसका मतलब है क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। विल दे नॉट गो टू पटना, यहाँ पे दे सब्जेक्ट है और दे के अकॉर्डिंग मैंने विल को पहले रखा है, और दे सब्जेक्ट है इसलिए इसके जस्ट बाद हम लोगों ने नॉट को रखा है ताकि सेंटेंस क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। विल दे नॉट गो टू पटना, यानी कि क्या वे लोग पटना नहीं जाएंगे। अब है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले वाट, वेन, वेयर, वाई, हाउ। वाट का मतलब होता है क्या, वेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मतलब कैसे। इसके बाद हम लोग इनमें से किसी एक के बाद हम लोग प्लस शैल या विल का प्रयोग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि ठीक इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। यदि नॉट का केस होगा तो सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट को प्लेस कर देंगे, तब प्लस V1 एंड देन प्लस अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि वाई विल यू ईट अ मैंगो। यहाँ पे वाई रखा है मैंने क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पे आप आम क्यों खाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के अकॉर्डिंग मैंने विल का प्रयोग किया है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है वेयर शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोग कहाँ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने वेयर का प्रयोग किया है, और ठीक वी की वजह से, वी सब्जेक्ट है इसलिए शैल का प्रयोग किया है, और वी सब्जेक्ट है इसलिए उसके जस्ट बाद मैंने नॉट का प्रयोग किया है, इसलिए होगा वेयर शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट। अब दूसरा भाग है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर सच एक्शन विच विल कंटिन्यू टू हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। मतलब इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए होता है जो भविष्य में किसी खास वक्त पर होता रहेगा, जारी रहेगा। जैसे मैं खेलता रहूँगा, ये क्या हो रहा है, किसी एक खास वक्त पे क्या हो रहा है, ये कार्य जारी रहता है। यह कार्य भविष्य में किसी खास वक्त पर होता रहेगा। अब है इसके आइडेंटिफिकेशन कि कैसे पहचानेंगे किसी भी हिंदी वाक्य को देख करके ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है कि नहीं। तो जब किसी हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत ता रहूँगा, ती रहूँगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इन सब से रहे तो वर्ब यानी क्रिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहता है। जैसे मैं खाता रहूँगा, यहाँ पे खाना क्या है, क्रिया है, और इसका अंत किससे हो रहा है, ता रहूँगा। वह खाती रहेगी, ती रहेगी से अंत हो रहा है। वे जाते रहेंगे, ते रहेंगे से अंत हो रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अनुवाद करेंगे, यानी कि ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्यों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, तब शैल या विल, और विल के बाद प्लस बी जो कि कंपल्सरी रखना, और तब प्लस V1 प्लस ING, वर्ब का चौथा फॉर्म रहेगा, और प्लस अदर वर्ड। जैसे कि ही विल बी गोइंग टू पटना, वह पटना जाता रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, विल को रखा है, और विल के बाद बी, और गो यहाँ पे क्या है, क्रिया है, इसलिए गो का चौथा फॉर्म क्या होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म गोइंग, ING फॉर्म, और उसके बाद टू पटना, अदर वर्ड हो गया। अब सेकंड है फॉर निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्यों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे एंड देन शैल या विल प्लस नॉट, तब बी प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड। जैसे कि आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ मैंने आई सब्जेक्ट है और आई के अकॉर्डिंग शैल को रखा है, और शैल के ठीक बाद क्या रखा है, नॉट को रख दिया है। तब बी यानी कि शैल और बी के बीच में मैंने नॉट को रखा है और दोनों को सेपरेट किया है। तब प्ले यहाँ पे वर्ब है, उसका ING फॉर्म रखा है, और क्रिकेट अदर वर्ड है, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता नहीं रहूँगा। एक बात याद रखेंगे, जब भी नॉट को रखेंगे तो शैल या विल और बी के बीच में ही रखेंगे। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो सबसे पहले हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव को देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले रखेंगे शैल या विल, और तब सब्जेक्ट, और तब यदि नॉट का केस हो तो सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, तब बी, तब प्लस V1 प्लस ING एंड देन प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे शैल वी बी रीडिंग बुक्स, क्या हम लोग किताबें पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे मैंने वी के सब्जेक्ट है, इसके लिए मैंने शैल का रखा है, और शैल के ठीक बाद वी के जस्ट बाद बी रखा है, और तब रीड का यहाँ चौथा फॉर्म, और बुक्स अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, विल यू नॉट बी गोइंग देयर, क्या आप वहाँ नहीं जाते रहेंगे। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और यू के अकॉर्डिंग विल रखा है, और यू के सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद नॉट को रखा है, और उसके बाद बी, और तब गो का चौथा फॉर्म यानी कि गोइंग। अब WH सेंटेंस को देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले वाट, वेन, वेयर, वाई, हाउ, इसका मतलब आप लोग जानते हैं। इसके बाद रखेंगे प्लस शैल या विल, और तब सब्जेक्ट, और तब अगर यदि नॉट का केस होगा तो सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, तब बी, और तब V1 प्लस ING यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे वाई विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल क्यों खेलता रहेगा। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, और ही के अकॉर्डिंग विल को रखा है, और ही के जस्ट बाद बी को रखा है। दूसरा एग्जाम्पल है, हाउ शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र कैसे नहीं लिखता रहूँगा। यहाँ पे मैंने शैल के अकॉर्डिंग आई को रखा है, और आई के जस्ट बाद यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट को रखा है। तो ये तो रहा सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बाकी बचे हुए भाग को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।